हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। उसमें मैंने थोड़ा सा आपको समझाया भी था। आज फिर से थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी एटम है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस और ये हो गई इसकी आउटर शेल। इधर पे इलेक्ट्रॉन है और ये जो होता है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। दैट्स वाई प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना हो तो निकालने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका इसका वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the valence shell electron of an isolated neutral gaseous atom to infinite। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। उसके बाद ये टर्म आ जाता है दैट आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, अभी एटम्स जो होते हैं वो हमें मतलब अलग अलग दूर दूर गैसियस स्टेट में ही मिलेंगे और कहीं पे हमें एटम टाइटली बॉन्डेड मिलेंगे। ठीक है, तो गैसियस एटम जो होता है उसको निकालना हमारे लिए आसान होता है और गैसियस स्टेट में ही हमें आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, हमें हीट डेल एच मतलब हीट हमें देनी पड़ रही है। मतलब अंदर देनी पड़ रही है ना। और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो एंडो मतलब क्या, देनी पड़ रही है मीन्स अंदर जा रही है एनर्जी, तो वो एंडो मीन्स अंदर, एंडोथर्मिक। दैट्स वाई ये क्या होगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगी। ओके, और एनर्जी ऐड भी हो रही है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एनर्जी ऐड हो रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव होगी। और एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक हो मीन्स अगर एनर्जी रिलीज हो तो वो होती है एक्सोथर्मिक और होती है नेगेटिव। ठीक है, अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आपको पता चल गया। तो एक क्वेश्चन ये और बन सकता है दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इज एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है, ईवी पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके,
इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है दैट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एटम है, एटम हम समझ लेते हैं दैट m एटम है, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये हो जाएगा m पॉजिटिव। ओके, और अब इस m पॉजिटिव में से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो ये हो जाएगा m डाई पॉजिटिव, और इस m डाई पॉजिटिव से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो हो जाएगा m ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया 1, ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया 2, और ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 3। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि इनमें से सबसे बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी कौन है। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास एटम है, ठीक है, उसमें से हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कोई भी एटम है, कोई बड़ा सा एटम है, उसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी जो होगी वो कम लगेगी। ठीक है, और लास्ट मतलब सबसे अंदर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे निकालने में एनर्जी जो लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है वो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है ये बड़ी है सबसे, देन आयनाइजेशन एनर्जी 2, देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, और ये जो है ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो दैट आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज़ ग्रेटर दैन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज़ ग्रेटर दैन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं दैट फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पे अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हो जाता है हमारा एटॉमिक साइज़। देखिए, एटॉमिक साइज़ जितना बड़ा होगा ना उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम लगेगी, और एटॉमिक साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये है और हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी बिकॉज़ ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है और ये न्यूक्लियस के दूर है, इसीलिए इसमें इसको निकालने में आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। ठीक है, ये हो गया हमारा एटॉमिक साइज़, आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकेंड, न्यूक्लियर चार्ज हम देख लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, जैसे कि हमारे पास एक एटम ये है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है, और एक हमारे पास ये है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्यों? क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं और इधर पे अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो इधर पे हम क्या लिख देंगे, न्यूक्लियर चार्ज को हम हमेशा Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, या आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट हो गया।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी पर। थर्ड आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, अगर स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल पड़ेगा। स्टेबल मतलब अगर मान लो जैसे कि आप हो और आपको आपको ज़्यादा गर्मी हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा ठंड हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। आपको स्टेबिलिटी, कुछ लोग जो है वो ठंड में लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली अगर मान लो एक एटम है वो स्टेबल है, अपनी स्टेबल स्टेट में है, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। आप जाना नहीं चाहोगे। मान लो अगर आपको मान लो सर्दी का मौसम पसंद है, अब आपको सर्दी से आपको गर्मी में ले जाना चाहेंगे तो आप जाना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। सिमिलरली एटम्स का भी होता है। एटम्स जो हैं अगर वो अपनी स्टेबल स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा नहीं आसानी से। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी दो तरह की होती हैं। देखिए, एटम्स की स्टेबिलिटी दो तरह की होती हैं। एक, या तो वो हाफ फिल्ड हो और दूसरी या तो वो फुल फिल्ड हो, ठीक है। हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, अगर वो फुल फिल्ड हो तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। अगर फुल फिल्ड हो तो भी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। जैसे कि मान लो हाफ फिल्ड कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लो ये है हमारा p ऑर्बिटल, ठीक है, ये हाफ फिल्ड है। आपको पता होगा कि ऑर्बिटल कैसे भराते हैं। ये चीज़ जो होगी ना, ये होती है फुल फील्ड, ठीक है, और ये होती है हाफ फील्ड, ठीक है। तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना जो है ना, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ओके, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन काय में से अगर कुछ ऐसा हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन फिर भी निकल जाएगा या ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। और फुलफिल्ड हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होगा। इन दोनों कंडीशंस में आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हाई होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर।